डल में उतर गया और तापमान भी गिर गया। एंडी सफलतापूर्वक उतरने के बाद जैसे ही नींद की कैप्सूल से बाहर निकला, जहाज का निचला हिस्सा उलटने लगा और अनजाने में उसके अंतरिक्ष सूट को काट दिया। अब ऑक्सीजन केवल 42% बची है। एंडी नींद की कैप्सूल के पास जाकर एआई सहायक को बुलाता है। एंडी ने लेनार्ड से आर्कटिक स्टारशिप के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन अगले ही क्षण आकाश से एक आग की लपटें गिरी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो बीजिंग उपभोग यान था। जैसा कि अपेक्षित था, यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूर से एक शक्तिशाली धक्का आया जिसने एंडी को कुछ मीटर दूर फेंक दिया। सौभाग्य से एंडी को कुछ नहीं हुआ। एआई सहायक लेनार्ड ने बताया कि बिलीसी यान ने पृथ्वी से 2.4 लाख ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा की है और डेस्टिनेशन अभी भी बहुत दूर है। वे जिस ग्रह पर है वो एक अज्ञात ग्रह है। इस अज्ञात ग्रह से जल्दी से निकलने के लिए उसने संचार प्रणाली खोली और चिंतित होकर अपने साथियों की स्थिति की तलाश की, लेकिन उसे किसी साथी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और एआई सहायक लेनार्ड ने कहा कि इस ग्रह पर केवल पृथ्वी के तुलना में 2% ऑक्सीजन की मात्रा है, जो मानवों के सामान्य श्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि तुरंत उपयुक्त ऑक्सीजन स्रोत नहीं मिला तो सभी जल्द ही दम घुटने से मर जाएंगे। ये सुनकर एंडी के मन में घबराहट हुई। जल्दी से उठ खड़ा हुआ और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले एंडी अपने घायल शरीर को खींचते हुए अजीब पत्थरों से भरे वीराने में कठिनाई से आगे बढ़ा। लेकिन चारों ओर धूल भरे वातावरण में उसके अंतरिक्ष सूट में भी कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। जब एंडी ये सोच रहा था कि अब क्या करना है, तभी दूर से एक नीली रोशनी दिखाई दिया। एंडी ने देखा कि ये उसके साथी द्वारा भेजा गया बचाव संकेत है। तुरंत उस प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ पहाड़ियों को पार करने के बाद एंडी अंततः एक दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र के पास अपने एक साथी की नींद की कैप्सूल मिली। एंडी जल्दी से साथी के निशान की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन उसे केवल एक ऑक्सीजन कैप्सूल मिला और अगले ही क्षण उसका साथी अचानक उसके सिर के ऊपर से गिर पड़ा। पूरा शरीर कठोर, आंखें बंद, ऐसा लग रहा था कि वो काफी समय से मृत था। मृत साथी को देखकर एंडी चौंक गया। जल्दी से नींद की कैप्सूल से बाहर भागा। ऑक्सीजन बैग क्षतिग्रस्त हो गया था। यह निश्चित रूप से एंडी के लिए संकट में और भी कठिनाई बढ़ा रहा था। एंडी निराशा में मुड़ गया, लेकिन नींद की कैप्सूल पर एक चौंकाने वाला खरोंच था। इस समय एंडी ने जीवन के लिए कोई आशा नहीं रखी, बस इस अज्ञात ग्रह पर बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था। जब वो थकान के कगार पर था तो उसने देखा कि पहाड़ी के नीचे कोई जीवित है। ये चौंकाने वाली खोज एंडी को फिर से सक्रिय कर गई और वो तुरंत उसकी ओर बढ़ा। थोड़ी दूर पर एक आदमी जिसका नाम ड्वेन था, एंडी को देखा। उसने तुरंत अपने काम को छोड़ एंडी की ओर बढ़ा। ड्वेन ने अपना परिचय दिया और कहा कि वो एक संचार इंजीनियर है जो बचाव संकेत भेजने वाले उपकरण को स्थापित कर रहा था। ड्वेन ने कहा कि केवल हुए दोनों जीवित बचे हैं। फिर उसने एक चौंकाने वाला सच बताया। यान की दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। असल में मुख्यालय ने यात्रा के मार्ग को कम करने के लिए अब अवैध रूप से मार्ग को बदल दिया था, जिससे यान यात्रा के दौरान उल्का के टकराव का शिकार हो गया। और इस प्रकार यान की दुर्घटना इस समय दोनों की समस्या ये है कि उन्हें पृथ्वी पर लौटना है। ड्वेन ने कहा कि इंटरपोलेशन उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर इंटरपोलेशन के लिए 8 महीने का समय लगेगा और बचाव 2 साल बाद ही पहुंचेगा। ये सुनकर एंडी का दिल जैसे बैठ गया, लेकिन एक छोटी सी संभावना अभी भी बाकी थी, तो इसलिए उसने इंटरप्रिटेशन डिवाइस लगाने की काम में लग गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक काली छाया तेजी से गुजरी और तुरंत ड्वेन को ले गई और एंडी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस समय एंडी ने तारों को जोड़ दिया था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और ड्वेन का कोई निशान नहीं था। एआई सहायक लेनार्ड ने उसे याद दिलाया कि उसकी ऑक्सीजन केवल 36% है। यदि 4 घंटे के भीतर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई
तो वो दम घुटने से मर जाएगा। सिस्टम ने जांच की यान की दुर्घटना क्षेत्र के पास एक सप्लाई कैप्सूल्स है जहां एंडी को आवश्यक ऑक्सीजन मिल सकता है। इस आपूर्ति स्थान तक एंडी को 3 घंटे की यात्रा करनी होगी। इसका मतलब है कि यदि वो ड्वेन की तलाश करता है तो वो संभवतः रास्ते में ही दम घुटने से मर जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद एंडी ने पहले बचाव संकेत भेजा, फिर अकेले सप्लाई कैप्सूल्स की खोज पर निकल पड़ा। लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं चला था। संचार प्रणाली में एक महिला की आवाज आई। उसने कहा कि वो यान की प्रशासक है, जिसका नाम नाओमी था। उसने कहा कि नींद की कैप्सूल के उतरने के दौरान एक चट्टान के टुकड़े से फंस गई थी। नाओमी को एंडी की मदद की जरूरत थी। एंडी तुरंत नक्शा खोला नाओमी की लोकेशन का पता लगाने के लिए, लेकिन नाओमी की फंसी हुई जगह सप्लाई कैप्सूल के बिल्कुल विपरीत दिशा में थी। यदि वो नवमी को बचाने जाता है तो उसके पास ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का समय नहीं होगा। हालांकि नाओमी ने कहा कि उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई है। अज्ञात सप्लाई कैप्सूल की तुलना में एंडी ने अपने साथी की खोज करने का निर्णय लिया। एंडी ने थोड़ी दूर चलने के बाद देखा कि आगे का वातावरण खराब है। यहां तक कि एआई सहायक ने भी उसे चेतावनी दी कि ये जगह जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, और आसमान भी तेजी से काला हो गया। एंडी केवल रास्ता तय करने के लिए खोज लाइट चालू कर सकता था, और इस समय नाओमी ने पता लगाया कि एंडी के सामने 100 मीटर की दूरी पर एक डिफरेंट क्रीचर उसे ट्रैक कर रहा है। इस समय एंडी ने दूर से अजीब आवाज सुनी, एंडी। उसने बंदूक उठाई और उस दिशा में देखा, ये कहते हुए कि वो लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इस समय आसमान में एक विस्फोटक प्रक्षिप्ति हुई और आसमान में रोशनी फैल गई, जिसने तुरंत सामने के क्रीचर की आकृति को रोशन कर दिया। स्पष्ट रूप से वो विशालकाय आकार का था और वह उस क्रीचर से दूर पीछे की ओर भागने लगा, लेकिन क्रीचर उसे लगातार पीछा कर रहा था। क्रीचर ने एक धक्का देकर उसे एक दरार में गिरा दिया, पर क्रीचर लगातार उसका पीछा कर रहा था। लेकिन क्रीचर का विशाल शरीर उसे दरार के अंदर नहीं आने दे रहा था। एंडी केवल आगे की ओर दौड़ता रहा, लेकिन अचानक उसके पैर फिसल गए और फिर एंडी एक ढलान से नीचे गिर गया। इस समय वो जमीन पर लेटा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूट गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने एक और चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, दूर नीचे उसे बहुत सारे हाइबरनेशन कैप्सूल दिखा। एंडी तेजी से आगे दौड़ा, लेकिन दौड़ते समय उसके कानों में ड्वेन की आवाज गूंजने लगी। ड्वेन की आवाज सुन एंडी मदद के लिए तेजी से उसकी तरफ मदद करने के लिए भागा और देखता है कि एक क्रीचर ड्वेन को काट रहा था। एंडी तेजी से हाइबरनेशन कैप्सूल के पीछे छिप गया। ड्वेन की दिल दहला देने वाली मदद की पुकार चारों ओर गूंज रहा था। एंडी ने ड्वेन को मरते हुए देखा, लेकिन एंडी कुछ नहीं कर सका। उसके बाद क्रीचर को एंडी की मौजूदगी का पता चला। वो उसे खोजने लगता है। तभी नाओमी हाइबरनेशन कैप्सूल का अलार्म चालू कर देता है, जिससे क्रीचर्स को भटकाया जा सके और एंडी वहां से निकल सके। एंडी तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन वो क्रीचर्स उसका पीछा करता है। उसे लगा कि वो क्रीचर के हाथों मरने वाला है, लेकिन क्रीचर अजीब तरीके से रुक गया। एंडी को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। वो इस क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अचानक जमीन के नीचे कीड़े जैसे क्रीचर प्रकट हुए। उन्होंने एंटी को निगल लिया और नीचे खींच लिया। तब एंटी को समझ में आया कि पहले के क्रीचर्स अचानक क्यों रुक गए थे। असल में इस क्षेत्र में पहले के क्रीचर से भी अधिक भयानक भूमिगत क्रीचर्स थे जो एंटी को लगातार निगल रहा था। एंटी को लगा कि उसके आंतें दब जाएंगी। एंटी ने सिस्टम को हृदय पेसमेकर चालू करने के लिए कहा। अगले ही क्षण वो सीधे उछल गया। वो डर के मारे रेत में कीड़ों को देख रहा था। ध्यान से उसने यहां से भागने का फैसला किया। क्रीचर से बचने के लिए एंटी एक गड्ढे के नीचे दौड़ने लगा, लेकिन इस गड्ढे में कुछ चमकदार कीड़े थे। मुश्किल से इस क्षेत्र को पार करते हुए जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, एंटी ने अंततः नाओमी के स्लिप चेंबर को पाया, और जैसे ही एंटी दम तोड़ने वाला था, नाओमी ने तुरंत ऑक्सीजन ट्यूब को एंटी से जोड़ दिया। ऑक्सीजन बैग पर और एंटी की मदद से नाओमी भी सफलतापूर्वक स्लिप चेंबर से बाहर निकल गई। दोनों ने यहां से पृथ्वी पर लौटने की तैयारी की।
लेकिन तभी पहाड़ी पर बहुत सारे क्रीचर प्रकट हुए। अधिक बचाव अनुभव की मदद से एंटी ने नाओमी को खींचते हुए भागना शुरू किया। जब दोनों की ताकत लगभग खत्म हो गई, तब उन्होंने अंतरिक्ष यान के गिरने के मलबे का क्षेत्र देखा। एंटी को याद आया कि यहाँ एक सप्लाई चेंबर है, जिन्हें नाओमी को अंदर खींच लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तभी एक क्रीचर तेजी से अंदर आया, लेकिन बंद दरवाजे ने उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। 2 टुकड़ों में बंटे क्रीचर को देखकर दोनों ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही दोनों ने मुड़कर देखा, एक विशाल क्रीचर बाहर निकला और अगले ही क्षण वो दोनों की ओर दौड़ने लगा। आकार के अंतर के कारण दोनों केवल बचने के लिए दौड़ सकते थे, लेकिन घबराहट में वे स्टोरेज एरिया में पहुंच गए, जहां हर जगह बड़े बड़े बक्से थे और क्रीचर का बड़ा आकार यहां अपनी ताकत खो बैठा, टकराते हुए इधर उधर भागने लगा। तभी एंटी ने दीवार पर स्लिप चेंबर देखा। उसने वहां जाने का विचार किया और नाओमी वास्तव में क्रीचर द्वारा पीछा की जा रही थी। थकावट के कारण वो अब और नहीं दौड़ पा रही थी। एंटी स्लिप चेंबर में चढ़ गया। अगले क्षण एंटी ने सही समय पर स्लिप चेंबर को क्रीचर की ओर लॉन्च किया और देखते ही देखते स्लिप चैम्बर क्रिएचर के ऊपर गिर गया और क्रीचर उसके नीचे दब के मर गया। इसके बाद उन्हें 18 महीने इंतजार करना होगा, तभी बचाव दल पहुंच सकेगा। सौभाग्य से यहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वे 18 महीने तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोचक फिल्मों के विश्लेषण देख सकें। धन्यवाद।